बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके कंपोनेंट्स देखे थे और उसके हमने ओवरव्यू लिया था कि वो क्या होते हैं और उसके यूज़र्स क्या होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, अब उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं हमारी, वो क्या हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अकाउंटिंग अजम्पशंस का मैं बता दूं कि इसका मतलब है कि ये वो अजम्पशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में होंगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, मैंने आपको बताया था पहले कि बिज़नेस एंटिटी जो है उसका स्टेटस क्या होता है। बिज़नेस एंटिटी का जो स्टेटस होता है वो एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। अगर हम मिसाल लें किसी कंपनी की, तो कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है और मकसद ये है कि वो कंपनी अपने ओनर्स से डिफरेंट होती है। ठीक है, कंपनी का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ओनर्स उसके सेपरेट हैं। इसी तरह से बिज़नेस जो है वो सेपरेट है, उसका ओनर सेपरेट है। अगर ओनर्स अपने बिज़नेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन भी करेंगे तो वो भी बिज़नेस जो है ना उनको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेगा। जैसे कि अगर ओनर से कोई लोन ले ले बिज़नेस, तो उसमें भी वो बिज़नेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करेगा तो उसमें ये दिखाएगा कि हमारे पास एक एसेट इंक्रीज़ हुआ है कैश की सूरत में और एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है टुवर्ड्स दी ओनर, जो कि लोन की सूरत में होगी और वो ओनर को उन्होंने लोन पे करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो ओनर का ही पैसा है और उसी की कंपनी है तो बस ये एसेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको जो है हमें कोई लायबिलिटी नहीं होगी बिज़नेस की टुवर्ड्स द ओनर, ऐसा नहीं होगा। ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, ओनर्स और बिज़नेस। ठीक है, अगर इनके दरमियान भी कोई ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो भी प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, इसलिए कि क्योंकि बिज़नेस का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स। अच्छा, तो ये बेसिक अजम्पशन है जो हर जगह फॉलो हो रही होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए भी। ठीक है, अच्छा, नंबर टू जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि देखें, नॉर्मल हालात में हम ये समझते हैं कि कोई भी बिज़नेस जो रन हो रहा है वो फोरसीएबल फ्यूचर में रन होता रहेगा और उस बिज़नेस के कोई ऐसे प्लान्स नहीं हैं कि वो नियर फ्यूचर में या तो अपने ऑपरेशंस बंद कर दें या अपने ऑपरेशंस को मटीरियली जो है ना वो रिड्यूस कर ले, उनका साइज़ जो है ऑपरेशन का साइज़ जो है वो छोटा कर ले और जो है ऑपरेशंस अपने कर्टेल कर ले। ऐसा अगर ऐसा है, अगर उनका कोई प्लान है तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन इंटैक्ट नहीं है। नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो इस अजम्पशन पे बनते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इंटैक्ट है, यानी कि बिज़नेस का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो अपने ऑपरेशंस बंद कर रहा है या ऑपरेशंस रिड्यूस कर रहा है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, वो नॉर्मली कंटिन्यू करेगा बिज़नेस में। तो इसकी बेसिस और ये बेसिस लिखी जाती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी बनते हैं उसके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा जाता है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा जाता है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये लिखा जाएगा कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन इंटैक्ट नहीं है और फिर कुछ और भी चीज़ें हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की बेसिस चेंज हो जाती हैं, उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि ऐसा क्या इवेंट हो गया है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो फिर एक सेपरेट डिस्कशन हो जाती है कि उसमें
क्या करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखेंगे उसमें ये लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो डिस्क्लोज़ करते हैं और फिर उसकी अकाउंटिंग भी थोड़ा डिफरेंट होती है, वो हम लेटर स्टेजेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। इसके बाद एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन या अजम्पशन ये होती है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट टू एक्वायर दोज एसेट्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा है तो जो एसेट की कॉस्ट आपने पे की है एसेट को एक्वायर करने में, आप उसी कॉस्ट पे उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि एक बिज़नेस कंटिन्यू हो रहा है और कई सालों से चल रहा है वो बिज़नेस। 3 साल पहले इस बिज़नेस ने एक मशीन ख़रीदी, ठीक है, और वो मशीन ख़रीदी 1 लाख रुपए की। अच्छा, अब जब वो मशीन ख़रीदी थी 3 साल पहले तो उसको रिकॉर्ड किया था एसेट को 1 लाख रुपए पे, जितने पे ख़रीदी थी उतने पे रिकॉर्ड कर लिया था। आज 3 साल के बाद अगर सेम बिल्कुल मशीन ख़रीदने जाएं मार्केट में तो वो मिलती है 5 लाख रुपए की। अब लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो क्या उसको हम शो करेंगे 1 लाख पे या उसको हम शो करेंगे 5 लाख पे, जो आज उसकी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि आप उसको एसेट्स को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे जो आपने एक्वायर करते वक्त इनकर की थी, ठीक है। आप उसको सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते उस कॉस्ट को, ठीक है। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि जो फॉलो की जा रही होती है नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। एक साल जब 3 साल पहले वो मशीन एक्वायर की थी उस वक्त तो 1 लाख की शो की थी, आज उसको 5 लाख का शो कर दें तो जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो मिसगाइड हो जाएगा, वो तो मिसलीड हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि वो 3 साल पहले तो 1 लाख की थी और अब 5 लाख की हो गई है। तो वो कंसिस्टेंसी रखने के लिए ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये उसका रीज़न है और ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही आपको मिलेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको बता दूं कि देखिए 2 तरह से होता है। एक होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, उसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है कि जो भी आपके रेवेन्यूज़ हैं वो आप उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में जब आपने वो अर्न कर ली हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो रिसीव भी कर लिया हो कैश उसके अगेंस्ट, नहीं। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने सेल करी अपनी इन्वेंट्री और कस्टमर को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया कि पेमेंट वो 1 महीने बाद देगा, लेकिन जब आपने सेल की और इन्वेंट्री कस्टमर को हैंड ओवर कर दी तो आज ही आपने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर ली बुक्स में। आपने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि जब कस्टमर पे करेगा तो मैं सेल्स रिकॉर्ड करूँगा, नहीं, क्योंकि आप एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। एक्रूवल बेसिस में ये होता है कि जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, सेल हो गई, आपने गुड्स डिलीवर कर दी, तो अब अपना रेवेन्यू आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैश आपको उसके अगेंस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि जब तक कस्टमर पे नहीं करेगा आपको तो आप रिकॉर्ड नहीं करते, इसका मतलब है कि वो फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गई। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जाती है, बहुत ही रेयर होता है ये, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर है नॉर्मली वो जो है
कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो जो है कैश बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली पूरी दुनिया में आपको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मिलेगी। इसी तरह से कॉस्ट की साइड अगर आप देखें तो कॉस्ट आप उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब वो कॉस्ट इनकर हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने उसकी पेमेंट भी उसी वक्त की हो। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आपने सप्लायर से इन्वेंट्री ख़रीदी, 60 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड लिया आपने सप्लायर से कि इन्वेंट्री तो अभी ले ली और जो है उसकी पेमेंट आप करेंगे 60 डेज़ बाद, तो आपने इन्वेंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर ली, ठीक है, और पेमेंट उसकी अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो कोई भी कॉस्ट, इसी तरह से कोई भी एक्सपेंस, जैसे आपने, मैंने आपको जब एक्रूवल्स में समझा रहा था आपको एक्रूवल्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको उस वक्त एग्जांपल्स दी थी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आपका, मंथ एंड आ गया है, आपका ईयर एंड आ गया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका भी आया नहीं है, तो वो एक्सपेंस तो हो गया आपका इस महीने का, इस महीने की आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, तो इसका मतलब आपने कॉस्ट इनकर कर ली। अब आप पे उसको बाद में करेंगे, तो आप अपनी बुक्स में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बुक्स में एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये होती हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही होती हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत, ठीक है। एक ये हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फंक्शनल करेंसी की। देखें, जो फंक्शनल करेंसी जो होती है ना, उसे वो कहते हैं कि आपका जो बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, आप अपनी सेल कर रहे हैं, आप अपनी परचेजेस कर रहे हैं, आप सैलरीज पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, आप कस्टमर्स को पेमेंट कर रहे हैं, आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जिस करेंसी में होती है उसी करेंसी में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन होती हैं और उसी करेंसी में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक साल आपने रुपीस में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, अगले साल आपने वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने डॉलर्स में प्रेजेंट कर दी, तो उससे क्या होगा, यूज़र मिसलीड हो जाएगा, ठीक है। अगले एक साल बाद आपने क्या किया, आपको वो पसंद नहीं आई, आपने यूएई दरहम में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दी, तो जबकि आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पाक रुपीज़ में, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो करेंसी है, जो फंक्शनल करेंसी है आपकी जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसी करेंसी में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसी करेंसी में आप मेंटेन करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने फंक्शनल करेंसी के अलावा भी जो है ना किसी फॉरेन करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने प्रिपेयर करें, तो लेकिन वो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये इस पर्पस के लिए जो है प्रिपेयर किए गए हैं और ये किसी और करेंसी में प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। तो वो फिर हो सकता है आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़े, एक तो आपको अपनी फंक्शनल करेंसी में जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर एक किसी फॉरेन करेंसी में जिसमें भी आपको करना है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये बेसिक असम्पशंस होती हैं। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आप ये अज्यूम करेंगे कि जो करेंसी जिसमें नंबर्स सारे प्रेजेंट किए गए हैं ये वही करेंसी है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, ठीक है, जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद जो है लास्ट हमारी जो है अकाउंटिंग पीरियड की बात हुई थी। देखें, अकाउंटिंग पीरियड का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक दफ़ा मैं फिर क्लियर कर दूँ। देखें, बिज़नेस तो कंटिन्यू हो रहा है शुरू से, अब अकाउंटिंग करने के लिए हमें उसको पीरियड्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो ग्लोबली फॉलो होता है वो कैलेंडर ईयर फॉलो होता है और वो एक साल का होता है, ठीक है। अब उसमें हम उसको मंथली ब्रेक कर सकते हैं, मंथली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करें, ठीक है, और देख लें, मंथ वाइज डेटा भी बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो नॉर्मली 1 ईयर के बनते हैं, ठीक है। किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाके किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब देखेंगे तो नॉर्मली वो 1 ईयर के ही होंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक असम्पशन है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी के आप देखेंगे तो आप बेसिक असम्पशन ये होगी कि ये एक साल के होंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक साल से कम या एक साल से ज़्यादा के बनाने पड़ जाएं, तो फिर वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और उसमें लिखा जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं
इस रीज़न की वजह से 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा के बनाए गए हैं, ठीक है। नॉर्मली 1 साल ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब इम्बेड होती हैं। और जो है ये मैं आपको बताना चाहता था। और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर आप मेंशन करें, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।